नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि जो स्वयं सहायता समूह में आरएफ फंड का राशि 30,000 रुपये आता है, तो उस पर ब्याज कितना और कैसे लगेगा। उसके बाद यह फंड का राशि दीदी को खाने पीने के लिए दिया जाता है। जैसे कि आरएफ फंड का राशि जो सरकारी दिया जाता है, वह पैसा दीदी को खाने पीने के लिए दिया गया है। उसके बाद यह फंड का ब्याज किसका होगा? जो आरएफ फंड का जो ब्याज समूह से प्राप्त होगा, यह ब्याज किसका होगा? उसके बाद है कि आरएफ फंड का राशि समूह में आ गया तो समूह के खाता में छोड़ना चाहिए या नहीं। अगर निकासी कर भी लिए तो वो पैसा फिर समूह के खाते में रखना चाहिए या नहीं। इसी से संबंधित आप सभी को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो आप सभी हमारे वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा। और आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि फिर जब आप हमारा वीडियो खोजिएगा तो उस समय आप परेशान हो जाइएगा, आपको हमारा वीडियो मिलेगा नहीं। तो इससे बेहतर है कि आप अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम आप सभी के बीच शुरू करते हैं कि आरएफ का जो 30,000 रुपये का राशि आता है, उस पर ब्याज कैसे लगेगा और यह आरएफ का पैसा किस लिए आता है, उससे संबंधित भी जानकारी दे देते हैं। तो समझिए कि आरएफ फंड का मतलब होता है रिवॉल्विंग फंड। इसका हिंदी में बोला जाता है चक्रीय निधि। तो चक्रीय निधि मतलब यह जो राशि आता है स्वयं सहायता समूह के बीच लेन देन को बढ़ावा देने, समूह सदस्यों की छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने एवं समूह के कॉर्पस राशि को बढ़ाने एवं समूह के सदस्यों के बीच वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने हेतु। उसके बाद है आजीविका अंतर्गत पात्र समूह को 30,000 रुपये, यानी पहले था कि 15,000 रुपये दिया जाता था, लेकिन जिस समूह में 15,000 रुपये गया है उसमें 15,000 रुपये की राशि डबल में आएगा। जिस समूह में नहीं गया है उस समूह में डायरेक्ट 30,000 रुपये की राशि जाएगा। तो चक्रीय मतलब है कि 30,000 रुपये चक्रीय निधि उपलब्ध कराया जाता है। तो चक्रीय निधि समूह को अनुदान होता है, परंतु यह सदस्यों को अनुदान नहीं होता है। जैसे कि 15,000 रुपये की जो राशि जाता है वह स्वयं सहायता समूह के बीच लेन देन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि उनके समूह में अपना बचत 10,000 रुपये है और उसमें 30,000 रुपये दे दिया गया, तो कितना हो गया? 40,000 रुपये हो गया। तो उनका क्या होगा कि आपस में लेन देन वो कर सकते हैं और अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को भी पूरी आसानी से कर सकते हैं। और समूह का जो कॉर्पस राशि है वो भी आसानी से बढ़ जाएगा। समूह के सदस्य के बीच वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा होगा। जैसे कि पैसा उसमें ज़्यादा है तो क्या होगा कि लेन देन करने में बहुत अच्छा रहेगा, अनुशासन समूह में बना रहेगा। उसके बाद है कि आजीविका अंतर्गत पात्र समूह को 30,000 रुपये चक्रीय निधि उपलब्ध कराया जाता है। उसके बाद है कि समूह अनुदान, जैसे कि यह समूह को अनुदान के रूप में दिया गया है, लेकिन समूह के सदस्यों को अनुदान नहीं दिया गया है। जैसे कि आपका समूह जब तक है तब तक आपके समूह में यह राशि अनुदान है। ऐसा नहीं हो कि समूह के दीदी को लगेगा कि यह पैसा आया है, आपस में हम लोग बांट चोट ले, खा पी ले, ऐश मौज कर ले, अपना अपना शौक पूरा कर ले और यह पैसा मतलब हमारा हो गया, हम बांट लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
यह पैसा आपको, आपके समूह को अनुदान के रूप में दिया गया है, लेकिन आपके समूह के सदस्यों के लिए नहीं है। तो अब बताते हैं कि 30,000 रुपये का ब्याज कैसे और कितना लगेगा। तो जैसे ही आपके समूह के खाते में 30,000 रुपये की राशि आया, तो आपको जानकारी जैसे हुआ, आप जल्द से जल्द पैसा को निकासी कर लीजिए। और पैसा निकासी करके क्या काम कीजिए कि आपस में 2 से 3 मेंबर या 1 मेंबर ऋण ले लीजिए, जिनको अति आवश्यक ज़्यादा ज़रूरत हो। जब भी लीजिए तो चुपके से नहीं लीजिए, न सीएम दीदी चुपके से पैसा निकासी करवाएंगे और न समूह के दीदी चुपके से लेंगे। कभी भी जब भी लेंगे तो सभी की सर्वसम्मति से ऋण लेंगे, ताकि कभी भी समूह टूटने ना पाए। क्योंकि जैसे ही समूह में अगर पंचसूत्रा का नियम पालन नहीं किए तो वो समूह टूट जाएगा। तो जब भी पैसा निकासी कीजिए सभी की सर्वसम्मति से। अब बताते हैं कि इस पर 30,000 रुपये का राशि लेते हैं तो आपको ब्याज कैसे लगेगा और कितना लगेगा। तो चलिए, 30,000 रुपये आया, एक ही दीदी ली हो या 3 दीदी ली हो या 2 दीदी ली हो। तो एक दीदी अगर ली हैं 30,000 रुपये, तो सबसे पहले यह देख लीजिए कि यह 30,000 रुपये, इससे आप जितना ज़्यादा फ़ायदा कमा सकिए, ये चीज़ होना चाहिए। तो अगर समूह में अगर किसी दीदी को पैसा का ज़रूरत नहीं है, तो एक दीदी अगर ली हैं या 2 दीदी ली हैं या 3 दीदी ली है, तो हर मासिक केवल ब्याज भी जमा कर सकती हैं। क्योंकि इसमें केवल ब्याज जमा करते हैं तो आपका 30,000 रुपये का 300 रुपये हर मासिक ब्याज आपस में जमा होगा। पैसा मतलब कॉर्पस राशि बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही हर मासिक आप पैसा जमा करना चाहते हैं तो उसमें ब्याज थोड़ा कम जाएगा। तो ऐसा कीजिए कि अगर 30,000 रुपये लेते हैं तो ब्याज हर मासिक जमा कीजिए। और समूह में यह ध्यान दीजिए कि जैसे ही समूह के किसी भी दीदी को आवश्यक हुआ तो उस समय उनको भी पैसा जो 10,000 है या 20,000 है वो उनको लौटा दे। इस तरह का भी कर सकते हैं। तो 1% के हिसाब से आपको ब्याज देने पड़ेंगे। मतलब 100 रुपये पर 1 रुपया, और 1,000 पर 10 रुपये, और 10,000 पर 100 रुपये, और 20,000 पर 200, और 30,000 पर 300 रुपये। तो समझ गए कि आपको ब्याज कितना लगेगा। अब है, अगर यह राशि चाहते हैं कि हम हर मासिक भी जमा करें तो आपस में जमा भी कर सकते हैं। अगर 3 दीदी ली हैं 10-10 हज़ार रुपये के हिसाब से, तो तीनों दीदी मिलके क्या काम कीजिए कि हर मासिक एक नियम बना लीजिए कि हमको 1,000 रुपये के हिसाब से भरना है। तो 1,000 मूलधन भरेंगे और 100 रुपये ब्याज भरेंगे, क्योंकि 3 दीदी के पास है। अगर 2 दीदी के पास है तो 1,000 मूलधन और 150 रुपये ब्याज भरेंगे। अगर 1 दीदी के पास है, अगर 3,000 के महीना भरना चाहते हैं, अगर 1,000 के महीना भरना चाहते हैं तो 1,000 मूलधन 300 रुपये ब्याज। इस तरह से अगर 2 दीदी के पास है तो 1,000 मूलधन 150 रुपये ब्याज। अगर किसी दीदी के पास 20,000 रुपये है, किसी दीदी के पास 10,000 है, तो जिसके पास 20,000 है वो 2,000 मूलधन भर देंगे, उसके बाद 200 ब्याज भर देंगे। 10 वाले हैं 1,000 मूलधन और 100 रुपये ब्याज भर देंगे। इस तरह से पैसे आपस में लेन देन करना है। अब है कि यह पैसा समूह की दीदी को खाने पीने के लिए दिया गया है, तो बिल्कुल नहीं। यह पैसा समूह में कॉर्पस राशि बढ़ाने के लिए दिया गया है, जिससे आपस में लेन देन कर सकते हैं। यह पैसा दीदी को खाने पीने के लिए नहीं दिया गया है। अब है कि यह फंड का ब्याज किसका होगा। तो यह फंड का ब्याज समूह के दीदियों का भी नहीं होगा और न ग्राम संगठन की होगा। जैसे कि समूह में जो आपका सीएम दीदी कार्य करती हैं, तो सीएम दीदी जो कार्य करती हैं तो इसी पैसे के ब्याज से उनको सीएम मानदेय दिया जाता है। जैसे कि आपको समूह के जो जीविका मित्र दीदी हैं उनका कितना सीएम एसएचजी कंट्रीब्यूशन बनता है, उस हिसाब से आप ग्राम संगठन में पैसे जमा कीजिए,
ना आप मतलब है कि ग्राम संगठन को आप समूह का ब्याज नहीं वापस कर रहे हैं, यानी आरएफ का ब्याज वापस नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप अपने समूह में आरएफ का पैसा का ब्याज जमा किए और एसएचजी कंट्रीब्यूशन के रूप में आप समूह के जो जीविका मित्र सीएम दीदी है उनको मानदेय के रूप में आप एसएचजी कंट्रीब्यूशन देंगे। तो यह पैसा समझिए कि आपका भी नहीं है जो कहिए कि नहीं यह पैसा तो हमारा है तो हम एसएचजी कंट्रीब्यूशन क्यों देंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि यह पैसा सरकारी है, वह किसी का नहीं है, उसी पैसे से सीएम दीदी को कंट्रीब्यूशन जाता है। अब है कि यह राशि समूह के खाता में नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि देख लीजिए, यह पैसा अगर आप समूह के खाते में छोड़ देते हैं तो कभी कभी यह होता है कि आप बैंक से सीसीएल का ऋण लिए हुए हैं और आप क्या काम कीजिए कि 20 तारीख को ऋण लिए हुए हैं और आप 20 के 20 पैसा भर रहे हैं, तो क्या होता है कि बीच में यहाँ 30 को ही एनपीए खाता हो जाता है। तो आप पैसा नियमित रूप से पैसा भर भी रहे हैं लेकिन आपके खाता में एनपीए गिर जाता है, तो क्या काम करेगा कि बैंक आपके बचत खाते में देखेगा तो पैसा आपके बचत खाते से काट लेगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इससे बेहतर है कि आप बचत खाता में 1 रुपया भी नहीं छोड़िए और यह भी काम कीजिए कि पैसा जो 30,000 रुपये का राशि है आप आपस में निकाल के लेन देन कीजिए और बैंक के बचत खाते में पैसा जमा ही नहीं कीजिए, क्योंकि अब बैंक में पहले की तरह नहीं है। अब जब मर्जी होगा आप पैसा भर भी रहे फिर भी आपको एनपीए में खाता गिरा के आपका पैसा काट लेगा, लेकिन उसमें थोड़ा गलती आपका भी है, क्योंकि आप है सो बैंक का जो नियम पॉलिसी है कि 1 तारीख को पैसा निकासी जैसे करते हैं और 30 तारीख के मूलधन और ब्याज के साथ वापस कर देते हैं, तो उस तरीके से करेंगे तो आपके बचत खाते से भी पैसा नहीं कटेगा। तो सबसे बेहतर है कि आप आपस में ही लेन देन कर लीजिए। समूह के बचत खाते में पैसा जमा करने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। आपस में ही लेन देन कीजिए, समूह के मेंबर को समय पर दीजिए और लीजिए ताकि आपके समूह में कॉर्पस राशि बढ़ता रहे, क्योंकि समूह के खाते से एनपीए में पैसा काट लेगा और आप क्या काम कीजिए कि मूलधन और ब्याज के रूप में फिर हर मासिक पैसा जमा भी कर रहा है, पासबुक समय से अपडेट नहीं कर रहा है, तो फिर बाद में पता चलता है कि जब आप पासबुक चेक करवाने गए तो पता चलता है कि आपका बचत खाता से ही पैसा गायब है यानी कट गया, तो फिर बाद में हो जाता है झमेला हो जाता है। तो इस झमेले से बचने के लिए आपके समूह में जैसे ही आरएफ फंड का राशि आए तो समूह में छोड़िए नहीं, आप आपस में जल्दी से निकासी करके आपस में लेन देन कीजिए और उससे आरएफ का ब्याज मतलब कमाइए, जिससे आपके समूह में कॉर्पस राशि बढ़ता जाए और जो सीएम दीदी का एसएचजी कंट्रीब्यूशन बन रहा है वो दीजिए, क्योंकि वो पैसा आपका है नहीं और जितना उनका हिसाब आता है उससे ज़्यादा आपके समूह में ब्याज ही आ जाता है। तो समझिए कि बाकी बात जो ब्याज बच रहा है वो पैसा तो आप ही का हुआ। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि आरएफ पैसा जो भी आए वो ये दीदी नहीं समझिए कि वो पैसा हमारा है, वो पैसा सरकारी है, अनुदान के रूप में आपके समूह को दिया गया है और सदस्यों को अनुदान के रूप में नहीं दिया गया है। इसलिए एकदम समझ जाइए कि वो पैसा आपका नहीं है, समूह में लेन देन करने के लिए आया है, समूह का कॉर्पस राशि बढ़ाने के लिए आया है। जो आपके समूह में जो जीविका मित्र सीएम दीदी कार्य कर रही हैं उसी के ब्याज से उनका मानदेय देने के लिए आया है। तो आप क्लियरेंस हो गए होंगे दीदी। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का समझ में नहीं आया होगा तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा, आप सभी को कमेंट का जवाब भी मिलेगा और समझाने का भी कोशिश करेंगे। तो आप सभी कमेंट करके बताइए कि आज का हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर भी कर दीजिएगा और स्वयं सहायता समूह के दीदियों तक यह जानकारी पहुंचाने का जिम्मेवारी आपका है। और सीएम दीदी को भी यह बात अगर जानकारी नहीं है तो सीएम दीदी तक भी पहुंचाने का कोशिश कीजिए ताकि सीएम दीदी को भी अच्छी तरह से एसएचजी कंट्रीब्यूशन मिल सके। तो चलिए हम इसी पे वीडियो को क्लोज करते हैं। आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक साथ बाय बाय।